हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है डे नंबर 3 ऑफ आर एनसीईआरटी सीरीज़। रोज़ सुबह 8 बजे आपको एनसीईआरटी सीरीज़ का वीडियो मिल रहा है जो कि सीटेट को टारगेटेड है ना। सीटेट का पेपर आ रहा है, उसके लिए हम वीडियोस बना रहे हैं। ऑलरेडी आपको वीडियोस मिल चुके हैं। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा वीडियोस बीएड को लेकर के बीएड का कंटेंट जो है वो आपको कॉम्प्रहेंसिव कंटेंट जो है वो आपको चैनल पर मिल रहा है, आप उसे भी जाकर के गो थ्रू कीजिए। एंड उसके अलावा सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंग्लिश के पैसेजेस, वो सारे कैसे करने हैं, क्या करना है, वो भी चैनल पर पड़ा हुआ है ना। तो उनको भी जा करके देखिए। तो ये आज हम क्लास 6 की आवर पास्ट 1 कर रहे हैं, फिर 7th की करेंगे, 8th की करेंगे। ऐसे हम पूरा सीटेट जो है कवर करेंगे, जिससे जो एसएसटी को लेकर के आपका फोबिया है कि हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो हमारा कुछ होगा नहीं, हमें आता नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एनसीईआरटीज़ की तरफ से आप मेरी साइड से फ्री रहिए। मैं आपको कोई इसकी समरी निकाल के नहीं दे रही हूँ। हम लोग इसको पूरा चैप्टर आपके सामने रीड आउट करेंगे और उसके अलावा क्वेश्चंस यहाँ से कहाँ से कैसा बन सकता है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है। उसके अलावा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सीटेट एंड यूपी टेट, ठीक है। शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, है ना। तो चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो पुराने टाइम की बुक्स थी और जो खुदाई करके हमें चीज़ें मिली वो हमें उस वक्त के बारे में क्या बताती हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर कवर ऑन करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये हमारा स्टोरी से शुरू होता है, एक पैसेज से, उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेज इन द वर्ल्ड, हमें पता है कि सबसे पुराने लिटरेरी सोर्सेज की अगर मैं किताबों की बात करूं तो वो क्या हैं, वेदास हैं। कितने वेदास हैं? 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। पता होना चाहिए आपको। ईजी क्वेश्चन है, अगर बहुत ईजी क्वेश्चन बनाना चाहा तो पूछेंगे, अदरवाइज नहीं पूछेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? ऋग्वेद। इन चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है ना। और ऋग्वेद के अंदर क्या है कि ऋग्वेद के अंदर बहुत सारे सूक्ताज हैं, है ना, बहुत सारे सूक्ताज हैं। और वो क्या हैं, वो सूक्ताज किसके लिए लिखे गए हैं? भगवान के लिए लिखे गए हैं, ठीक है। वो सूक्ताज किसके लिए लिखे गए हैं? भगवान के लिए लिखे गए हैं। और किसने लिखे हैं? ऋषिज ने लिखे हैं, है ना, ऋषियों ने लिखे हैं, ठीक है। 3 भगवान के नाम हमें ऋग्वेद के अंदर मिलते हैं, अग्नि, इंद्र और सोम, ठीक है। तो 3 भगवान के नाम हमें इस ऋग्वेद जो किताब है, जो लिटरेरी सोर्स है, इसके अंदर हमें 3 भगवान के बारे में पता चल रहा है, अग्नि, इंद्र, सोम, ठीक है। अब यहाँ रुकते हैं। यहाँ पर सीटेट कैसे क्वेश्चन बनाएगा? पहली टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि कितने, मतलब कौन कौन से गॉड जो हैं वो हमें उसमें मिलते हैं, ऋग्वेद के अंदर मिलते हैं, है ना। तो आपको इसमें और भी भगवान के नाम किसी के भी लिख देगा, है ना, तो वहाँ से आपको पता होना चाहिए। देन एक मैच द कॉलम टाइम बच जाएगा कि अग्नि डैश कर देगा वॉरियर गॉड, इंद्र डैश कर देगा गॉड ऑफ फायर, मैच द कॉलम करा लेगा आपसे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से आपको बन सकते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद जो था, ऋग्वेद किसने लिखा? ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद लिखा नहीं, ऋग्वेद किसने कंपोज किए थे? सेजस, ऋषि ने लिखे थे, ठीक है। देन अगर हम कहें तो जो प्रीस्ट थे वो इनको याद करते थे और जनरेशन बाय जनरेशन ये जो है पास ऑन होता था, है ना। और उसके अलावा यहाँ पे हमें एक चीज़ और ख़ास बात देखने को मिलती है कि सबसे ज़्यादा जो हिम्स है ना, जो इसमें लाइन श्लोक्स लिखे हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा लिखे गए और सुने गए हैं, मतलब याद किए गए किसके द्वारा? मैन के द्वारा। वुमेन का जो रोल है वो यहाँ पे हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है ना। तो ऋग्वेद जो है एक ओल्ड और वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है। जो आज की संस्कृत है वो डिफरेंट है, पुरानी संस्कृत जो थी वो डिफरेंट थी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो अगर मैं कहूँ कि मैन सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे इस टाइम पे, तो कहीं ना कहीं वुमेन इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं थी, है ना। लिख तो रही थी वुमेन, लर्न भी कर रही थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि मैन कर रहे थे, ठीक है। तो ये ऋग्वेद के बारे में है ना। देन संस्कृत और अदर लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो भाई, संस्कृत जो है कौन सी फैमिली से आती है? इंडो यूरोपियन से आती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन, तो है ना, ये ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लेता है। या मैच द कॉलम में संस्कृत कर देगा इंडो यूरोपियन, है ना, उसके अलावा कुछ और लिख देगा, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो कुछ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि आसमीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियन लैंग्वेजेस, ये सब जो हैं ये सब किस फैमिली के अंडर आती हैं? इंडो यूरोपियन के अंडर आती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, है ना। इंग्लिश, फ्रेंच, ये सब किस में आ रही हैं? ये सब इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में आ रही हैं, है ना। क्यों आ रही हैं एक ही लैंग्वेज में? क्योंकि यहाँ पे हमें एक जैसे कॉमन वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे मातृ संस्कृत में है, माँ हिंदी में है और मदर इंग्लिश में है ना। ये सिमिलैरिटी
सिमिलैरिटीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके अलावा अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, और भी हमें पता है हमारे इंडिया के अंदर और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ईस्ट में जाएंगे अलग है, साउथ में जाएंगे अलग हैं। तो ये सब ना अलग अलग फैमिलीज से बिलोंग करती हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग, जो नॉर्थ ईस्ट की है वो टिबेटो बर्मन फैमिली से बिलोंग करती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ डेफिनेटली द्रविडियन से करेगी, है ना। और जो झारखंड में बोली जाती है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी लैंग्वेज कौन से फैमिली से बिलोंग करती है। इसको ऊपर नीचे में अगर इसे जिग्जैग कर दूं और मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। स्टेटमेंट टाइप पूछ लूँ मैं अगर कि ये आपको, जैसे कि झारखंड लैंग्वेज बिलोंग्स टू टिबेटो बर्मन, लेकिन है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक, है ना। तो ऐसे 3-4 स्टेटमेंट बना दूँ, है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आजकल की हमें पता है कि बुक्स जो हैं वो लिखी होती हैं, प्रिंटेड होती हैं, लेकिन जो ऋग्वेद का टाइम था ना, वहाँ पे ऋषि सुनते थे, अपने शिष्य को बताते थे, शिष्य अगली जनरेशन को बताता, ऐसे करके ऋग्वेद जो है वो पास ऑन होता रहा। जब तक, कब तक, जब तक ये 200 साल पहले पहली बार प्रिंट हुआ। तो सोचिए कि अगर मैंने किसी को कोई बात बताई, उसमें कुछ चेंजेस आए होंगे, उसने किसी और को बताई, उसने कुछ चेंजेस आए होंगे, है ना। तो काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिले होंगे, है ना। तो अब हिस्टोरियंस ऋग्वेद को कैसे पढ़ते हैं, हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो कैसे पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, लेकिन ये लोग जो हैं, इस आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो ये सब चीज़ें निकालते हैं, लेकिन जो रिटन सोर्सेज हैं उससे भी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए ये लोग ऋग्वेद को देखते हैं, है ना। तो जब ये ऋग्वेद को देख रहे थे तो इन्होंने देखा कि कुछ जो हिंट्स हैं, वो कुछ जो श्लोक हैं वो किस फॉर्म में हैं, डायलॉग की फॉर्म में है ना। और जैसे कि डायलॉग क्या, किसी के बीच में बात हो रही है। तो एक डायलॉग है जो कि विश्वामित्र और 2 रिवर्स, कौन कौन से, व्यास और सतलज, जो कि एज अ गॉडेस उस वक्त पे क्या होती थी, दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस की तरह पूजा की जाती थी। तो इसमें एक कन्वर्सेशन है, कुछ हिंट्स हैं जो एक कन्वर्सेशन के रूप में लिखी हुई है, जो कि एक ऋषि हैं विश्वामित्र और 2 रिवर हैं व्यास और सतलज, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ना। तो आपसे ये पूछ भी सकता है कि ऋग्वेद के अंदर कौन सी जो रिवर्स हैं उनका नाम है देखने को मिलता है, तो दैट इज़ व्यास एंड सतलज, है ना। उसके अलावा ये मैन्युस्क्रिप्ट का है, ये ठीक है। तो यहाँ से बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ से मिली, कश्मीर से मिली। देन विश्वामित्र और रिवर्स का यहाँ पे कन्वर्सेशन है, तो उसको हमें इतना कोई पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। उसके अलावा देखो, हमने देखा ब्यास और सतलज जो है वो उसके अंदर लिखी हुई हैं, ऋग्वेद के अंदर लिखी हुई है ना। तो और इसके अलावा इंडस का भी यहाँ पे मेंशन हमें मिलता है, सरस्वती का भी मेंशन हमें मिल रहा है, और गंगा और यमुना का एक बार नाम ऋग्वेद के अंदर आता है। तो कौन कौन सी हो गई, ब्यास, सतलज, इंडस, सरस्वती, गंगा, यमुना, इन सब के नाम जो हैं हम ऋग्वेद के अंदर देखते हैं, ठीक है। देन कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, है ना। तो ऋग्वेद के अंदर हमने देखा प्रेयर्स लिखी हुई थी भगवान के लिए, है ना। तो कुछ प्रेयर्स यहाँ पे किसके लिए, कैटल के लिए भी लिखी हुई थी, है ना। कैटल के लिए, बच्चों के लिए, मतलब बेटों के लिए, और हॉर्स के लिए, इन 3 लोगों के लिए भी यहाँ पर लिखी गई थी, है ना। तो हॉर्सेस क्यों यूज़ होते थे, चैरियट, भाई बैटल जब लड़ाई होती थी तो घोड़ा गाड़ी जाती थी, है ना। उसके अलावा इनसे मतलब घोड़े गाड़ी को लेकर, घोड़े पर बैठ कर जाते थे, लड़ाई करते थे, और उससे क्या जीत कर लाते थे, कैटल जीत कर जाते थे। जैसे आज लड़ाई होती है तो किसके लिए होती है, प्रॉपर्टी के लिए होती है। चाइना हमारे ऊपर हमसे लड़ाई करता है, क्यों, क्योंकि उसको एरिया चाहिए। पाकिस्तान करता है, क्यों, उसको एरिया चाहिए। उस वक्त एरिया के लिए लड़ाई नहीं हो रही थी, कैटल के लिए हो रही थी, है ना। तो बैटल फॉर कैटल हो रहा था उस वक्त पे। देन बैटल्स जो हैं वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड के लिए भी हो रहे थे, है ना। तो कैटल के लिए ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन लैंड के लिए भी हो रहे थे, लेकिन सिर्फ उस लैंड के लिए जो सेटल्ड एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी था, है ना। मतलब क्रॉप्स को उगाने के लिए जो ज़रूरी था, जैसे कि बारले को उगाने के लिए जो ज़रूरी था, सिर्फ उनके लिए हो रही थी। अदरवाइज़ जो मोस्टली बैटल्स हो रहे थे वो कैटल के लिए हो रहे थे, ठीक है। तो कैटल के लिए भी हो रहे थे, देन लैंड के लिए हो रहे थे, देन वाटर के लिए भी हो रहे थे, और कुछ लोगों को कैप्चर करने के लिए भी हो रहे थे, है ना। तो सम ऑफ द वेल्थ दैट हैज़ ओब्टेन्ड वाज कैप्ट बाय लीडर्स। तो भाई जब लड़ाई हो रही है तो कोई ना कोई तो लीडर होता ही होगा। तो जो भी वेल्थ होती थी ना, जो भी लड़ाई में बैटल में जीत कर आते थे, उसको उसका कुछ हिस्सा लीडर रख लेता था, थोड़ा सा प्रीस्ट को दिया जाता था, और उसके अलावा जो बचा हुआ होता था वो लोगों में बांट दिया जाता था। अगर हम आज के टाइम की बात करें तो लोगों में बांटना बहुत मुश्किल है ये चीज़, है ना। और कुछ वेल्थ जो है उससे क्या करवाए जाते थे, यज्ञ कराए जाते थे, जो कि हम यज्ञ करते हैं आज वो, है ना।
जिसमें क्या होता था कि जो यज्ञ करते हैं हम कि फायर में, मतलब जो यज्ञ होता है उसमें फायर लगाते हैं, उसमें ऑफरिंग्स लौंग इलायची डालते हैं, तो उस वक्त पे जो भी होता होगा, है ना, किसके लिए करते हैं, आज भी भगवान के लिए करते थे, उस वक्त भी भगवान के लिए करते थे। ऑफरिंग के अंदर क्या होता है, घी, ग्रेन और कुछ केसेस में एनिमल्स, मतलब कि बलि भी दी जाती थी किसी किसी केसेस में, है ना। तो और जो वॉर होते थे, मोस्ट मैन टुक पार्ट्स इन दीज वॉर, देयर वाज नो रेगुलर आर्मी, इस वक्त पे कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं थी। क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग्वेद के टाइम पे रेगुलर आर्मी थी या नहीं थी, तो नहीं थी, है ना। लेकिन आर्मी नहीं थी, लेकिन असेंबली थी जहाँ पर लोग मिलते थे, मैटर्स को डिस्कस करते थे, है ना, वॉर एंड पीस को, और उसके अलावा लीडर्स को भी चूज़ करते थे, जो कि हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, है ना। जो भी स्किलफुल होता था, ब्रेव होता था, उसको लीडर, एज अ लीडर जो है वो चुना जाता था, ठीक है। अब वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों को कैसे किया गया डिस्क्राइब यहाँ पे, है ना। लोगों को डिस्क्राइब करने का यहाँ पे अलग अलग तरीका था। जैसे आज भी हम कोई किसी को काम से कहते हैं हम कि कारपेंटर है ना, इसी तरीके से वहाँ पे भी लोगों को डिवाइड किया गया था। जैसे कि वर्क से डिवाइड किया, लैंग्वेज से किया, है ना, प्लेस कौन सी जगह से, जैसे हम कह देते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, है ना, देयर कम्युनिटीज़ और उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस से हम लोगों को डिवाइड करेंगे यहाँ पर, है ना। तो दो ग्रुप्स थे हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, काम के हिसाब से दो ग्रुप्स थे, प्रीस्ट, है ना, समटाइम्स जिनको आप ब्राह्मण भी कह रहे हैं, जो कि रिचुअल्स कर रहे हैं, है ना, वेरियस रिचुअल्स, एंड द राजाज कर रहे हैं, है ना। दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर, है ना। इस वक्त के राजा अलग थे आज के राजा के कंपैरिजन में, है ना। उनके पास कोई कैपिटल नहीं होता था, कोई सिटी नहीं, ऐसा नहीं था बड़े बड़े पैलेस बना रखे हैं या आर्मी स्टैंड कर रखी है, ना ही वो कलेक्ट टैक्सेस जो हैं वो कलेक्ट कर रहे थे, है ना। तो वो राजा और उसके बाद जो राजा बने उनमें डिफरेंस था, है ना। देन जनरली सन जो थे वो उनको डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजाज। तो जैसे हेरिडिटरी पोजीशन हम बाद में देखेंगे कि राजा का बेटा राजा, वो इस वक्त पे अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल, वन वॉज द वर्ड, है ना। तो लोगों को दो तरीके से डिवाइड किया, वन वॉज द वर्ड जन, जैसे आज भी हम जन कहते हैं, विच वी स्टिल यूज़ इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस, और दूसरा, दो हिस्से कौन कौन से थे, एक था जन, दूसरा था विश, है ना। तो वैश्य जो है किससे, जो आज हम वैश्य कहते हैं, वो कौन से वर्ड से डिराइव होता है, विश से डिराइव होता है ना। तो उसके अलावा जैसे कि पुरु एक जन थी और विश, भारत एक जन और विश था, है ना। तो यदु जन और विश एंड सो ऑन, ऐसे करके हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्याज एंड कॉल्ड देयर ओपोनेंट्स दासस, ठीक है। जो लोग हिम्स लिखते थे वो कभी कभी अपने आप को कहते थे कि हम आर्य हैं, है ना। आर्य, हमें पता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस बात पे होती रहती है कि आर्यंस हैं, है ना। और जिनके लिए, और जो उनके अगेंस्ट होते थे उनको क्या कहते थे, दास या दस्यूस, है ना। तो दीज वर द पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये वो लोग थे जो क्या कर रहे थे, वो कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहे थे और शायद कोई डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखते थे। लेटर द टर्म दास एंड द फेमिनिन दासी केम टू मीन स्लेव। देखो दासा उसी वक्त पे दो में डिवाइड हो गया, आर्य और दास, है ना। तो लेटर जो टर्म है दास, वो उससे अब क्या बन गया, दासी। हमने देखा स्लेवरी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंडिया में हमने देखा, है ना। तो स्लेव्स कोई भी होता था, स्लेव्स वुमेन और मैन दोनों होते थे, जिनको वॉर में कैप्चर कर लिया जाता था, और फिर जो कैप्चर कर लेता था वो उसे अपनी प्रॉपर्टी कंसिडर करता था, है ना। वाइल द ऋग्वेद वॉज बीइंग कंपोज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कहाँ पर ऋग्वेद कंपोज हुआ, नॉर्थ वेस्ट में हुआ, एंड देयर वर अदर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, है ना। तो कुछ हम देखेंगे, है ना। तो दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज, ठीक है, साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स के बारे में यहाँ पे एक स्टोरी है, उसको हम देखेंगे। ओके, तो दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, मेगालिथ्स क्या होते हैं, स्टोन बोल्डर्स, कॉपर बोल्डर्स, ऐसे करके पूछ लेगा तो ये क्या था, स्टोन बोल्डर्स। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज टू मार्क बरियल साइट्स, ठीक है। तो क्या था, ये केयरफुली अरेंज किया था लोगों ने, और उसके अलावा बरियल साइट्स को मार्क करने के लिए यूज़ किया गया। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स एगो एंड वाज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया एंड द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, ठीक है। तो क्या था कि बरियल साइट्स यहाँ पर बनी, है ना। तो मेगालिथ्स क्या हैं, स्टोन के बोल्डर्स हैं, ये लोगों ने बनाई थी, है ना। और
ये क्यों बनाए जाते हैं, स्टोन बोल्डर्स क्यों रख दिया, जैसे कि कहीं पर कोई किसी की डेथ हो गई, उसको बरी कर दिया, मतलब उसको दफना दिया, तो उसके बाद वहाँ पर एक बड़ा सा स्टोन का बोल्डर रख दिया जाता था, जिससे कि उस जगह को कहते थे मेगालिथ्स, है ना। तो उससे पता चल जाता था कि यहाँ पे कोई बरियल साइट है ना। तो ये कहाँ होता था, डेक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में हमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली हैं। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स जो हैं वो हमारे मैप के अंदर दी गई हैं। मैप 2 देख लीजिएगा आप, पेज नंबर 12 पे बोल रहे हैं ये, तो वो आगे है, दैट वी विल सी थ्रू। ठीक है, तो कुछ मेगालिथ्स जो थे वो हमें ऊपर भी मिल जाते थे, सीन ऑन द सरफेस, जबकि कुछ मेगालिथ्स जो थे वो अंडरग्राउंड भी होते थे। समटाइम आर्कियोलॉजिस्ट को कई बार उन्होंने ऐसा भी देखा कि कोई बरियल साइट है, किसी को दफनाया, उसके चारों तरफ स्टोन्स रख दीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि यहाँ पे कोई बरियल हुआ है, कोई किसी को दफनाया गया है। ठीक है, तो उसके अलावा तो मेगालिथ्स क्या थे, स्टोन बोल्डर से जो बरियल साइट को आइडेंटिफाई करने के लिए लगाया जाता था, है ना। इन सब बरियल्स के ना कॉमन फीचर्स थे क्या, कि जनरली जो डेड थे उनको पॉट्स के साथ दफनाया जाता था, जो कि ब्लैक एंड रेड वेयर था। आपको याद हो तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रेड पॉटरी मिली थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, है ना। तो यहाँ पे हमें कौन सी मिल रही है, ब्लैक और रेड वेयर। ऑल्सो फाउंडर टूल्स एंड वेपन्स, आयरन के वेपन्स हमें मिल रहे हैं, हॉर्स के स्केलेटन्स मिल रहे हैं। तो क्या था यहाँ पे कि जब वो किसी को बरी कर रहे थे ना, दफना रहे थे, तो उनके साथ पॉटरी वगैरह रख रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था जब ये दूसरे वर्ल्ड में जाएंगे तो वहाँ जाकर कैसे खाएंगे पिएंगे, तो उस चीज़ का पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे किया जाता था, है ना। देन फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस, सोसाइटी में क्या था, सोसाइटी में डिफरेंसेस हमें देखने को मिले। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हमें ऑब्जेक्ट जो है किसी डेड पर्सन के साथ मिले हैं वो शायद से उन्हीं के होंगे, है ना। कहीं कहीं हमें बहुत ज़्यादा मिला है, जैसे कि ब्रह्मगिरी में हमें देखने को मिलता है। हेयर वन स्केलेटन, ब्रह्मगिरी में क्या है, एक स्केलेटन है, उसके साथ 33 गोल्ड की बीड्स मिली हैं हमें, 2 स्टोन की बीड्स हैं, 4 कॉपर के बैंगल्स हैं और 1 कांच की शेल है ना। तो अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, किसी में कम था, तो किसी के साथ कम दफनाई जाती थी चीज़ें, किसी के साथ ज़्यादा। तो देयर वॉज सम डिफरेंस इन स्टेटस। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे। ये हम ऋग्वैदिक टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सम वर रिच, अदर्स पुअर, सम चीफ, अदर फॉलोअर्स, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि लोग डिफरेंट डिफरेंट हों, है ना। तो वर सम बरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज। तो समटाइम्स जो मेगालिथ्स थे उनके जो मेगालिथ्स थे मतलब जो स्टोन बोल्डर्स थे वो किसके उसमें वहाँ क्या लिखा, क्या देखा वहाँ पर कि मोर देन वन स्केलेटन, एक से ज़्यादा स्केलेटन हमें मिला। तो हो सकता है कि एक ही फैमिली के मेंबर्स को एक ही जगह पे दफनाया जाता हो, ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइम पे, लेकिन अलग अलग टाइम पे, बट एक ही जगह पर दफनाया जाता हो। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर बॉट इनटू द ग्रेव थ्रू आउट द पॉट होल्स। स्टोन सर्किल्स और बोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर लिखे गए थे, जिससे कि लोग जो है लौट लौट कर उसी जगह पर पहुंच जाए जब वो जाना चाहें, है ना। लेकिन इनाम गांव पर हमें एक स्पेशल बरियर देखने को मिलता है। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड, ठीक है। रिवर घोड पे हमें ये साइट मिल रही है, जो कि ट्रिब्यूटरी है भीमा की। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिवर गोड कहाँ पर मिली थी, इनाम गांव, है ना। या फिर ये पूछ लेगा रिवर गोड इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, लिख देगा भीमा, यमुना, गंगा किसकी है, तो रिवर गोड किसकी ट्रिब्यूटरी है, भीमा की है ना। तो ये टाइम है 3600 टू 2700 ईयर्स एगो का। यहाँ पर एडल्ट्स को जनरली बरी किया जाता था ग्राउंड में, और क्या किया जाता था, सीधा उनको लिटाया जाता था, जिसमें हेड उनका नॉर्थ की तरफ होता था। और कई बार ये भी देखा गया कि बरियल्स जो हैं विद इन द हाउस भी होता था। अगर आप साउथ में जाएंगे, जैसे कि आप बेंगलोर में देखेंगे, कई जगह मैंने बेंगलोर में खुद देखा कि लोगों ने अपने घर के बाहर ही लोगों को दफनाया हुआ है, बिल्कुल बाहर ही अपने घर पर, है ना। तो ये चीज़ें भी देखने को मिली हैं। और यहाँ पर इनाम गांव में वेसल्स जो हैं जिनके अंदर खाना पानी लिख कर रख कर जो है वो डेड के साथ दफनाया जाता था, है ना। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ 5-roomed हाउस, है ना, इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। यहाँ पर इनाम गांव में हमने एक चीज़ और देखी, एक मैन को दफनाया गया था एक बड़े से क्ले के जार में, 5 रूम का घर था, उसके कोर्ट यार्ड में मतलब उसके आंगन में बीचों बीच उसको दफनाया गया था। उस घर के अंदर ग्रीनरी भी थी, और जो बॉडी थी उसे क्रॉस लेग पोजिशन में दफनाया गया था। तो ये स्पेशल चीज़ हमने देखी, है ना।
देन ऑक्यूपेशंस, इनाम गांव के अंदर क्या ऑक्यूपेशंस होती थी? आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ से वीट, बार्ले, राइस, पर्ल्स, मिलेट्स, पीस, सीसम सब देखा, सब पाया। बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे बोन्स जो हैं एनिमल्स के यहाँ पर हमें मिलते हैं। और उसके अलावा कैटल, बफेलो, गोट, सांभर, स्पॉटेड डियर, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। तो देयर इज़ अ एविडेंस कि फ्रूट जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स जो हैं वो सब भी ये लोग कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। तो बेसिकली ना ये बड़ा ही मेरे को तो काफ़ी हैपेजर्ड सा चैप्टर लगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये थोड़ा सा ऋग्वेद के टाइम पर है। इनको थोड़ा सा और ब्रीफ में बताना चाहिए था। मेरे पास एनसीईआरटी बिल्कुल न्यू वाली है ये, ठीक है, लेटेस्ट जो भी चल रही है अभी। तो ये चीज़ें यहाँ पर ये ऋग्वेद के टाइम पर है। हमने पहले स्टोन एज देखी थी, फिर हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन देखा, देन वी आर सीइंग ऋग्वेदिक टाइम। ठीक है, तो ये वो था, उसके बारे में था। बुक्स और बरियल्स उस वक्त के बारे में हमें क्या बता रहे हैं, ऋग्वेदिक टाइम के बारे में हमें क्या बता रहे हैं, वो इस चैप्टर के अंदर हमने कवर किया। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए मुझे, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।